स्वागत है आप सभी का इस खास विश्लेषण में। आज हम स्रोत सामग्री से ली गई जिस कहानी की तह तक जाने वाले हैं ना, वो सच में दिल को छू लेने वाली और एकदम हैरान कर देने वाली है। ये मनोहर नाम के एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने एकदम भीषण गरीबी और संघर्ष को मात देकर सफलता की वो ऊंचाई छुई जिसकी लोग बस कल्पना करते हैं। मतलब ये सिर्फ एक जीवन गाथा नहीं है, ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है कि कैसे पक्का इरादा और सही मौके की पहचान किसी का भी भाग्य बदल सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत ही गंभीर सवाल छुपा है। क्या गरीबी में पैदा होना जीवन भर की सजा है? क्या जो इंसान कच्ची दीवारों और कर्जे के बीच पैदा होता है, उसका अंत भी वहीं होना तय है? स्रोत सामग्री में दी गई मनोहर की ये यात्रा हमें इसी सवाल का जवाब खोजने पे मजबूर करती है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, हालात चाहे जितने भी बुरे क्यों ना हो, इंसान का संकल्प उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, गरीबी का बोझ। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटे से गांव से, जहां मिट्टी के एक कच्चे घर में 17 साल का मनोहर रहता है। उसकी जिंदगी में ना एक बहुत ही तीखा विरोधाभास है। एक तरफ उसकी कड़वी सच्चाई है, 5वीं कक्षा में स्कूल छूट चुका है, उसके पास इस्तेमाल करने के लिए पेंसिल का इतना छोटा टुकड़ा है जिसे उंगलियों से पकड़ना भी मुश्किल है, और उसका पूरा परिवार गांव के साहूकार लाला सेठ के कर्ज के दलदल में धंसता ही जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इन सब के बीच मनोहर के मन में पल रहा है एक सपना, एक पक्का घर, समाज में सम्मान और सबसे जरूरी आर्थिक स्वतंत्रता। और सच कहूं तो यही विरोधाभास आगे चलकर उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन बन गया। रोजमर्रा की जिंदगी का यह भावनात्मक बोझ बहुत भारी था। पिता दिहाड़ी मजदूरी करके थककर चूर हो जाते थे। लाला सेठ अक्सर घर के बाहर आकर गालियां और ताने देता था, जो किसी के लिए भी सुनना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसमें जो बात सबसे ज्यादा झकझोरने वाली है, वो ये है कि घर में जब खाने को कुछ नहीं होता था ना, तो माँ झूठ बोलकर अपने हिस्से की रोटियां मनोहर को दे देती थी। और मनोहर वो अपनी माँ का खाली पेट देखकर झूठ बोलता था कि वो खेतों में काम करते वक्त गुड़ खाकर आया है, ताकि उसकी माँ कम से कम वो सूखी रोटी खा सके। जरा सोचिए, ये भूख और बेबसी की बिल्कुल चरम सीमा थी। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जीवन बदलने वाला एहसास। अब जरा देखिए कि कैसे एक छोटी सी घटना बहुत बड़े बदलाव का कारण बन जाती है। एक दिन बाजार से गुजरते समय मनोहर को एक बुजुर्ग आदमी मिले, जिन्हें वो प्यार से चाचा कहता था। उन्होंने मनोहर को 5 रुपये का नोट देते हुए कहा कि ये उनकी जेब से गिरा है। अब मनोहर की जेब तो बिल्कुल खाली थी। वो चाहता तो आसानी से वो पैसे ले सकता था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। उसकी इस बेदाग ईमानदारी ने ना उन बुजुर्ग चाचा का दिल जीत लिया, और यहीं से दोनों के बीच एक बहुत गहरा रिश्ता कायम हो गया। और फिर चाचा ने उसे एक ऐसी बात कही जिसने हमेशा के लिए मनोहर की सोच बदल कर रख दी। उन्होंने कहा, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना इंसान का सबसे बड़ा गुनाह है। इस एक वाक्य ने मनोहर के भीतर चल रही सारी कश्मकश को एकदम शांत कर दिया और एक आग सी लगा दी। मतलब यह सिर्फ एक विचार नहीं था, ये वो बीज था जिसने मनोहर को अपनी नियति खुद लिखने का हौसला दिया। चलिए अब देखते हैं कि यह कहानी आगे कैसे बढ़ती है। भाग 3, निर्दयी शहर में जीवित रहना। मनोहर ने यह अच्छे से समझ लिया था कि गांव में रहकर ये हालात कभी नहीं बदलेंगे, तो अपनी माँ का आशीर्वाद और झोले में बस 2 जोड़ी पुराने कपड़े लेकर वो बस में बैठा और एक अनजान शहर की ओर निकल पड़ा। लेकिन शुरुआती दिन बहुत ज्यादा कठिन थे। टाइमलाइन पर नजर डालें तो पहले दिन वो शहर की भीड़-भाड़ वाले बस स्टैंड पर पहुंचता है। दिन भर काम की तलाश में भटकता है, पर कुछ नहीं मिलता। पहली रात वो उसी बस स्टैंड की एक ठंडी पत्थर की बेंच पर भूखे पेट सोता है। दूसरी रात भी हालात बिल्कुल वैसे ही थे, और फिर आता है दूसरी रात का वो खास टर्निंग पॉइंट। रात के ठीक 2:30 बजे, जी हां, रात के 2:30 बजे बस स्टैंड पर एक मिनी ट्रक आकर रुकता है। उसमें अखबार के बड़े बड़े बंडल थे। ट्रक ड्राइवर ने मनोहर को देखा और बंडल उतारने में उससे मदद मांगी। मनोहर ने बिना सोचे तुरंत मदद की, और बदले में उसे कुछ रुपए मिले। उसी ड्राइवर ने मनोहर को एक सलाह दी कि वो सुबह मुसाफिरों को अखबार बेचकर कुछ मुनाफा कमा सकता है। और बस इस तरह बस स्टैंड पर अखबार बेचना उस शहर में जीवित रहने का उसका सबसे पहला सहारा बन गया। यहीं से शुरुआत होती है भाग 4 की, अवसर की खोज। मनोहर सिर्फ अपना पेट भरने के लिए शहर नहीं आया था। अखबार बेचने से खाना तो मिल रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसे एक ऐसे काम की तलाश है जिसमें ग्रोथ हो और सम्मान हो।
अब एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग कैसे काम करता है, ये उसकी अगली खोज से बिल्कुल साफ हो जाता है। मनोहर ने देखा कि सड़क किनारे एक आदमी कपड़ों पर इस्त्री कर रहा है। उसने तुरंत समझ लिया कि ये एक निरंतर जरूरत है। मतलब लोगों को हमेशा साफ और प्रेस किए हुए कपड़ों की जरूरत तो पड़ेगी ही। फिर उसने पुरानी मंडी में जाकर थोड़ा मोलभाव किया और 80 रुपए में कोयले से चलने वाली एक भारी इस्त्री खरीद ली। और फाइनली उसने बस स्टॉप के पास एक नीम के पेड़ के नीचे अपना छोटा सा सेटअप लगा लिया। अब जाहिर सी बात है, शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन उसने केवल 3 शर्ट प्रेस की और उसकी कुल कमाई थी सिर्फ 4 रुपए। जी हाँ, 4 रुपए। ये रकम सुनने में बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन मनोहर के दिमाग में ये एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि अब वो किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए काम कर रहा था। वो अपना खुद का मालिक बन चुका था। आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, विश्वास बनाना और व्यापार बढ़ाना। देखिए, व्यापार शुरू करना एक बात है, लेकिन उसे बढ़ाना बिल्कुल अलग चीज है। मनोहर ने अपना यह व्यापार किन मजबूत नींवों पर खड़ा किया, चलिए समझते हैं। सबसे पहले ईमानदारी। वो कभी किसी के 1 पैसे भी ज्यादा नहीं रखता था, हमेशा सही छुट्टे लौटाता था। दूसरा, क्वालिटी। एक बार क्या हुआ कि उससे एक सफेद शर्ट गलती से थोड़ी जल गई थी। ग्राहक बहुत नाराज हुआ, लेकिन मनोहर ने कोई बहाने नहीं बनाए। उसने उस गलती से सीखा कि इस्त्री का तापमान कैसे जांचना है और अपना पूरा ध्यान काम पर कैसे लगाना है। और तीसरा, विश्वसनीयता। लोग अपने कपड़े उसके पास छोड़कर एकदम बेफिक्र हो जाते थे, क्योंकि वो हमेशा तय समय पर काम पूरा करता था। अब इस स्लाइड पर गौर कीजिएगा। यहां से मनोहर के व्यापार का पूरा विस्तार देखा जा सकता है। नीम के पेड़ के नीचे बिल्कुल अकेले शुरुआत करने वाले मनोहर को उसके काम से खुश होकर एक बाबूजी ने अपने घर के बाहर थोड़ी सी जगह दे दी। वहां उसने एक लड़के रतन को काम पर रखा और फिर जैसे जैसे काम बढ़ा उसने बाकायदा एक कमरा किराए पर लिया, अपनी टीम को 4 लोगों तक बढ़ाया और होटलों की चादरें और बड़े धोबियों के थोक ऑर्डर लेने लगा। मतलब एक पेड़ के नीचे वाले छोटे से सेटअप से ये अब एक पूरी तरह से काम करने वाला बिजनेस बन चुका था। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, भाग 6, अंतिम जीत। दिन रात की इस अथक मेहनत के बाद मनोहर फाइनली उस जीत तक पहुंचता है जिसके लिए उसने अपना गांव छोड़ा था। मनोहर अपने गांव वापस लौटता है, जहां कभी एक खस्ता हाल कच्चा घर था जो लाला सेठ के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। वहां अब मनोहर ने अपनी मेहनत की कमाई से एक सुंदर पक्का ईंटों का घर बना दिया था। इतना ही नहीं, उसने अपने पिता का सारा कर्ज पाई पाई चुका दिया। उस लाला सेठ की गालियां और ताने हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गए। मनोहर ने अपने परिवार का खोया हुआ सम्मान वापस लौटा दिया था। और शहर में भी ना उसकी सफलता नई ऊंचाइयां छू रही थीं। जो दुकान उसने कभी किराए पर ली थी, अपनी बचत से उसने वो पूरी की पूरी दुकान ही खरीद ली। अब उसके पास अपना खुद का एक स्थायी साइन बोर्ड था जिस पर बड़े गर्व से लिखा था, मनोहर ड्राई क्लीन एंड प्रेस। शहर की अनजान सड़कों पर भूखे पेट भटकने वाला वो लड़का अब उसी शहर का एक जाना माना और पक्का व्यवसायी बन चुका था। अपनी इस शानदार सफलता के बाद मनोहर एक बार फिर उन बुजुर्ग चाचा से मिलता है जिन्होंने उसे वो 5 रुपए वाली ईमानदारी की परीक्षा दी थी। जब मनोहर ने उन्हें दिल से धन्यवाद कहा तो चाचा ने बस मुस्कुराकर एक बात कही, मैंने तो बस उस आग में घी डाला जो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद थी। कितनी गहरी बात है ये। ये वाक्य हमें बताता है कि सफलता की वो जिद, ईमानदारी और मेहनत की वो आग मनोहर के अंदर एकदम शुरू से ही थी। उसे बस एक सही दिशा की जरूरत थी। और अब हम इस पूरे विश्लेषण के अंतिम और सबसे अहम सवाल पे आते हैं। गरीबी जन का एक हादसा जरूर हो सकती है, एक ऐसी स्थिति जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इस पूरी कहानी ने हमें ये दिखाया है कि इंसान के अपने कदम, उसकी कड़ी मेहनत, उसकी ईमानदारी और अवसरों को पहचानने की उसकी दृष्टि, यही चीजें तय करती हैं कि कहानी का अंत क्या होगा। ये विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी चुनौतियों के आगे हार मान लेंगे या फिर मनोहर की तरह उन्हें ही अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएंगे। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।